हेलो गाइस। देखिए मैं यहाँ पर आज आप लोगों को जीन प्याजे लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों की मांग चल रही थी जीन प्याजे पढ़ाइए सर, तो देखिए मैं आज जीन प्याजे लेके आया हूँ। और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जीन प्याजे। यहाँ से कुछ ना कुछ हर वर्ष पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर आप देखिएगा तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके वही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं या आने की जहाँ संभावना रहती है, वो सारी चीज़ें मैंने इस नोट्स में इंक्लूड की हैं। तो देखिए फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा, वीडियो में बड़े हो जाते हैं फिर। देखो जीन प्याजे ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे। तो बताइए आप लोग, जीन प्याजे कहाँ के निवासी हैं? जीन प्याजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। 1896 में इनका जन्म होता है, ठीक है। और इन्होंने विकास को बड़ा विधिवत और क्रमिक रूप से किया, इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है इनको। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है किसको? जीन प्याजे को। और बता दें मैं आपको कि इन्होंने, ये पहले जीव शास्त्री थे। इन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना भी की थी। और इस लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी? जिनेवा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिनेवा में इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। और 1920 में, यहाँ देखिए 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि ये इससे पहले जीव शास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया थे। और इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर सबसे पहले प्रयोग किए थे। इनके एक पुत्र था लॉरेंट और दो पुत्री जैकलीन और ल्यूशियन, और उन्हीं पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे, वो थे जीन प्याजे, है ना। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1923 में एक इनकी पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत पूछी जाती है पुस्तक यहाँ पर, बस इस चीज़ को आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, है ना, क्योंकि वही चीज़ वहाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए इनकी पुस्तक है, और 1923 में इन्होंने ये पुस्तक दी, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं, इन्होंने अपने करियर में 32 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी? 32 पुस्तकें अपने इन्होंने करियर ने लिखी हैं। जीन प्याजे ने 32 पुस्तकों का प्रकाशित किया है। चलो फिलहाल जीन प्याजे की अवस्थाएं, जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई। पहली है संवेदी पेशी यानी इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संवेदी पेशी एवं इंद्रिय जनित अवस्था ये क्या है, इसकी एज क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। ये कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष। अच्छा, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसमें होता क्या है। ध्यान से सुनेंगे। संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही हर चीज़ों को महसूस करता है। जैसे सुन सकता है, ठीक है, स्वाद ले सकता है, गंध से कोई चीज़ों को पता कर सकता है ना, स्पर्श करके पता कर सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं जन्म के समय, जो कुछ दिनों बाद बच्चा सीख जाता है धीरे धीरे, ठीक है।
तो वो इसलिए इसको इंद्रिय जनित अवस्था बोला गया है कि जो भी ज्ञान का अर्जन करता है बालक कैसे करता है, इंद्रियों से करता है। तो देखिए सर्वाधिक उत्तेजना, यहाँ से आता है क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तेजना जो है किस अवस्था में होती है, संवेदी पेशी अवस्था में। किसके हिसाब से, जीन प्याजे के हिसाब से। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह जगत का ज्ञान ग्रहण कर लेता, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत का, ठीक है। जन्म के समय पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है। संवेदी पेशी अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो है पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, लिख भी लेना है आप लोगों को। शिशु वृत्ति क्रियाएं करता है। शिशु क्या करता है, वृत्ति क्रियाएं करता है। समझ रहे वृत्ति क्रियाएं क्या होती है। और ये वृत्ति क्रियाओं करने की देखिए जो उम्र होती है वो आपकी होती है 12 से 18 माह में करने लगता है बालक, 12 से 18 माह में। यहाँ देखिए ये जो वृत्ति क्रियाएं करने की जो एज होती है वो 12 से 18, मतलब 1 से 1.5 साल में लगभग करने लगता है। वृत्ति क्रियाएं क्या होती है, जैसे बालक कोई पास में रखे झुंझुना है, झुंझुना देखा है जो बच्चों का खेल वाला झुंझुना होता है जो मेले से लाते हैं, तो उसमें बच्चे का हाथ लग जाता है, तो फिर बालक क्या करेगा, उसकी आवाज़ सुनता और आवाज़ सुनने के लिए फिर उस झुंझुने में अपना हाथ मारेगा, फिर वो सीख लेगा झुंझुना बजाना। उसी को कहते हैं शिशु वृत्ति क्रियाएं करता है, उसी चीज़ को वो बार बार दोहराएगा। ये चीज़ होती है वृत्ति क्रिया, है ना। क्लियर हो गया। सरल एवं रुचिकर आदतें, जैसे सरल एवं रुचिकर आदतें, कुछ बच्चों में आदतें पड़ जाती हैं, जैसे अंगूठा चूसने की आदत, है ना, ये चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किसकी बात करेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या है, 2 से 7 साल। देखिए यहाँ आपको एज भी समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जीन प्याजे के हिसाब से एज बताओ, है ना। तो आपको लिख लेनी है 2 से 7 वर्ष तक होती है ना। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसमें यहाँ पर मैंने लिख रखा है। बालक सामान्यतः घर के छोटे छोटे कार्य करने में मदद करने लगता था। देखिए बालक जो है अब थोड़ा थोड़ा घर के कार्य करने में छोटे मोटे कार्य करने लगता है ना। वस्तुओं को क्रम में रखना, बच्चा ये जान जाता है कि वस्तुओं को क्रम में रखा जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ सेट थी ये ज्ञान आ जाता है बच्चों में। कभी आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं, देखिए वस्तुओं को क्रम में रखना, ये तो बता रहा हूँ मैं, इसमें बच्चे सारी चीज़ों को सीख लेते हैं कि उनको किस हिसाब से वस्तुओं को रखना है, कहाँ पे कौन चीज़ सेट करनी है, इतना ज्ञान आ जाता है उनमें। और वो कैसे, देखा है बच्चे माचिस वाला खेल खेलते हैं, गाड़ी बनाते हैं, फिर एकदम एकाएक अगर कोई तोड़ देता है उनकी गाड़ी को तो फिर से वो चीज़ों को सेट कर लेते हैं, यानी रचनात्मक होते हैं बालक। तो इस हिसाब से वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाते हैं। किस चीज में, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रंगों को पहचानने लगता है बालक, रंगों को पहचानेगा, बता देगा ये लाल है, पीला है, हरा है। कब, 2 से 7 साल में रंगों को पहचानना शुरू करता है, लेकिन 7 साल तक सारे रंगों को पहचानने लगता है। अच्छा लिखना, गिनती गिनना, ये सब सीख जाता है बालक, है ना, धीरे धीरे। बस एक चीज़ होती है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है कॉपी पे, तर्क वितर्क नहीं कर पाता है बालक जो है इस अवस्था में, तर्क वितर्क करने के लिए सक्षम नहीं होता है और ना ही तर्क वितर्क कर पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अवस्था में बालक तर्क वितर्क करना नहीं जानता है। तो सीधी सी बात है, संपेदी पेशी तो आप नहीं होगा, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तर्क वितर्क नहीं कर पाता है बिल्कुल भी। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का भाव,
जीववाद, सजीव चिंतन। बालक जो है वो जानने लगता है कौन चीज़ें सजीव हैं, कौन निर्जीव हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो जाता है। ठीक है। और एक दिया गया है यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान से देखा ना, अनुक्रमणशीलता। ये क्या होता है? अनुक्रमणशीलता का जो गुण होता है, इसका मतलब होता है अपलट वाला गुण। इसी को अपलट वाली अवस्था भी बोला जाता है। लिख लेना यहाँ पर, अपलट। अपलट वाली अवस्था भी बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है? अभी देखो एक एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे इसको ध्यान से कि अनुक्रमणशीलता होती क्या है। मैंने देखो यहाँ पे दो बर्तन ले लिए है ना, जो मान लो ये आपके गिलास हैं, देखो दोनों दोनों सेम है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने, लो जी, ये भर दिया यहाँ पे मैंने पानी, यहाँ पे भर दिया मैंने इस तरीके से, और ये देखो दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कोई बालक है जो 2 से 7 साल का है, उससे ये पूछा जाए बच्चे इसमें ये दोनों क्या है, पानी कितना कितना है दोनों में, तो बच्चा बोलेगा, क्योंकि दिख रहा है ना, तो बोल देगा कि दोनों में पानी बराबर मात्रा में है। कैसे मात्रा में है? बराबर मात्रा में है पानी, यही तो बोलेगा बालक। अब इसी को क्या करना है कि देखो पलट दो। ये कैसे अपलट वाली व्यवस्था है, अब बता नहीं पाएगा बालक। अब इसी को पलट दो। अब इसी को यहाँ हटाकर यहाँ एक दूसरा ये बर्तन, चौड़ा बर्तन रख दो। अब यही पानी इसमें ढकेल दिया जाता है। अब देखो इसको, पानी को इसमें हम कर दें। ठीक है। तो जैसे ही इसमें किया, पानी तो यहीं तक रह गया। अब बच्चे से पूछा गया, अब बताओ इसमें और इसमें किसमें पानी अधिक है, तो बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा कि इसमें पानी अधिक है, और जबकि पानी तो वही है, बराबर है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर अपलट का गुण नहीं होता है बालक में इस अवस्था में, जैसी चीज़ों को पलट दिया जाए तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। देखो यहाँ पर वो भी बराबर नहीं बता रहा है, बोल रहा है कि ये कम है। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। किसकी बात करते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अच्छा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये 7 से 12 साल तक होती है। इसकी एज क्या होती है मूर्त की? 7 से 12 साल। बालक जो है 7 से 12 साल का होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। इसमें करेगा बालक क्या क्या, बस इस चीज़ों को ध्यान देना है आपको। तार्किक क्रियाएं, बालक जो है तार्किक क्रियाएं करने लगता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था जस्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक क्रियाएं नहीं करता है बालक, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक क्रियाएं करने लगेगा। तुलना कर पाना, चीज़ों को अच्छे से कंपेयर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा उनका, जैसे बता पाएगा। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था आलाप पलट वाली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वहाँ बालक क्या है, गिलास से ये नहीं बता पा रहा था किसमें पानी अधिक है। ठीक है। तो वो बराबर तो बता रहा था, लेकिन जब दूसरे बर्तन में कर दिया गया तो फिर वो इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि कम नहीं है, ये बराबर है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें वो बच्चा कर पाएगा। देखो इसीलिए इसको पलट वाली गुण भी कहा जाता है। आप बच्चे को खूब पलट दिया जाए, बता लेगा कि ये बर्तन बड़ा है, कारण भी बताएगा बालक, इसमें पानी इसलिए कम दिख रहा है कि ये बर्तन जो है बड़ा है ना। क्लियर? दिन तारीख महीने आदि बताने के योग हो जाता है इसमें बालक। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी होता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास अगर होता है
तो वो कहाँ से शुरू होता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 7 से 12 साल इसकी उम्र होती है। पहली तो तार्किक क्रियाएं किस अवस्था में करता है बालक? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। तुलना करना कब सीखता है और तुलना कब कर नहीं पाता है? पूर्व संक्रियात्मक में। पलट वाला गुण किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है। दिन तारीख महीने वर्ष बताने के योग हो जाता है बालक। ठीक है। भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता का विकास होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है। ये चीज आपको याद कर लेनी है अच्छे से। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, और मैंने सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड किया है। चलो देखो, अगली है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, ये अवस्था देखो अमूर्त वाली है ना, ये 12 से प्रौढ़ावस्था तक ये चलती है। 12 साल से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक? प्रौढ़ावस्था तक। तो इसमें होता क्या है बालक? अच्छा देखो, नाम से आपको पता चल रहा है अमूर्त लिखा है। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें मूर्त नहीं है, जो दिख नहीं रही हैं आपको, उनके बारे में चिंतन करना अमूर्त कहलाता है आपका। जब उनके बारे में आप सोचने लगेंगे, कल्पना करेंगे, जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं। जैसे ईश्वर की बात करें तो ईश्वर आपको नहीं दिखता है, तो अमूर्त, तो उसके बारे में आप जो भी सोचेंगे, जो भी आपके दिमाग में संप्रत्यय आएगा, वो सब अमूर्त होगा। तो इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसी को कहते हैं। और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ना दिखने वाली चीजों के लिए चिंतन करना, तो इसीलिए कहा गया परिकल्पनात्मक चिंतन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास भी इसी में होता है। ये तो आप नाम से ही पता कर लेंगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो, तार्किक चिंतन इसमें भी होता है। इसमें भी बालक क्या करेगा? तार्किक चिंतन करेगा। अभी तार्किक क्रियाएं करता था मूर्त। इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अक्सर गलतियां यहीं से होने की संभावना प्रबल रहती है। किस प्रकार से? कि मूर्त क्रियात्मक जो अवस्था है 7 से 12 में, यहाँ लिखा है कि तार्किक क्रियाएं, जो मैंने कहा बालक तार्किक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन तार्किक चिंतन कब करता है? वो अमूर्त क्रिया संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, लिख लेनी है कॉपी में अच्छे से। तार्किक चिंतन कब करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे समस्या समाधान करना। बालक इस उम्र में, यानी इस अवस्था में समस्या समाधान कर लेता है चीज़ों का। उसे ये पता होता है कि किस चीज़ से कैसे एडजस्टमेंट करना है, और अपना प्रॉब्लम एडजस्टमेंट कर लेता है। ठीक है। निगमन तर्क के योग्य हो जाता है बालक। यहाँ नीचे देखिए लिखा है, शायद आप लोगों को पीडीएफ आगे बढ़ नहीं रहा है यहाँ से, तो दिक्कत हो रही होगी समझने के लिए। तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है निगमन तर्क। निगमन तर्क। अब निगमन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? निगमन का मतलब जो होता है वो इस बात से है कि बालक नियम से उदाहरण समझ लेता है। पहले नियम समझा दो, फिर उदाहरण समझ लेगा। किस एज में? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो अब मैंने आपको बताई 12 से प्रौढ़ावस्था तक होती है जिसकी उम्र, उस अवस्था में निगमन तर्क की योग्यता आ जाती है। पहले बच्चे को नियम समझा दो, फिर उदाहरण से उसको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। चलो ठीक है। और देखिए, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी हैं, और आप लोगों इस नोट भी करते चलिए, ठीक है, ताकि भूलो नहीं और बाद में इसको भी देख भी सको जब एग्ज़ाम हो आपका पास में। इसको सारी चीज़ें को रिवाइज कर, देखो रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। एक दिन मैंने बताया था हर चीज़ों को नोट्स बनाया करो। नोट्स बनाते क्या, 1-7-21 का मैंने बताया था रेशियो। पहले दिन देखो, 7वें दिन 21 दिन, फिर आपको याद रहेगा। ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समस्या में रहेंगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है।
चलो फिलहाल के लिए, और मैं आप लोगों से इतना और कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे। ठीक है, तो मैं विराम देता हूँ अपनी क्लास को।